कहते हैं जब सिकंदर की मौत हुई, एथेंस के एक राजनेता ने कहा, क्या सिकंदर मर गया है? हो नहीं सकता। अगर वो मरा होता तो अब तक उसकी लाश की बदबू से पूरी दुनिया भर गई होती। सिकंदर की मौत कैसे हुई, इसे लेकर इतिहासकारों में मतभेद हैं। कहानी कहती है कि वो बीमारी से मरा। एक थियरी है कि उसके एक जनरल ने उसे जहर दे दिया था और इस षड्यंत्र में सिकंदर का गुरु अरस्तु भी शामिल था। हालिया समय के कुछ शोध या आशंका भी जाहिर करते हैं कि उसकी मौत मलेरिया से हुई थी। सच क्या है कहना मुश्किल है, लेकिन एक तीर की कहानी सुनाते हैं आपको जो सिकंदर के सीने में जाकर लगा था, जिसके बाद सिकंदर को सांस लेने में तकलीफ होने लगी थी। उसकी आगे लड़ने की हालत नहीं थी, इसलिए उसने अपनी सेना के 3 हिस्से किए। एक हिस्से को ईरान के दक्षिण पूर्व की तरफ भेजा। एक एडमिरल को नामों की एक फ्लीट दी। उससे कहा कि वो फारस की खाड़ी को एक्सप्लोर करे। इसके बाद बाकी बची सेना को लेकर वो खुद पर्शिया से होते हुए बेबीलोन चला गया। आमतौर पर पोरस के साथ लड़ाई को सिकंदर का आखिरी युद्ध माना जाता था, लेकिन इसके बाद भी सिकंदर ने भारत की ज़मीन पर एक युद्ध लड़ा था जिसमें वो मरते मरते बचा था। कौन सा था ये युद्ध? सिकंदर भारत से वापस क्यों लौटा? ये सब जानेंगे आज के एपिसोड में। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी है। आप देख रहे हैं तारीख, जिसमें आज आपको सुनाएंगे सिकंदर के भारत अभियान की कहानी का दूसरा हिस्सा। पिछले हिस्से में हमने जाना कि सिकंदर भारत क्यों आया, पोरस से उसकी लड़ाई क्यों हुई और इस लड़ाई का नतीजा क्या रहा। अब आगे की कहानी। पोरस के साथ हुई हेरिस्पेस की लड़ाई के बाद सिकंदर लगभग 30 दिन पोरस के राज्य में ही रहा। पोरस अब उसका दोस्त बन चुका था। यहाँ रहते हुए सिकंदर ने इस इलाके में 2 शहर बसाए। एक का नाम था नाकिया, ये नाइक से बना है जिसका मतलब होता है जीत। ये शहर उसकी अपनी जीत को रिप्रेजेंट करने के लिए बनाया गया था। इसके अलावा दूसरा शहर था बुसेफेलोस, जो उसने अपने अजीज घोड़े बुसेफेलस के नाम पर बसाया था। इन दोनों शहरों की कमान एक गवर्नर के हाथ में दे सिकंदर आगे बढ़ गया। उसके पास अब पोरस के दिए हुए हाथी और सैनिक थे। झेलम से चिनाब की तरफ बढ़ते हुए उसके रास्ते में कई छोटे छोटे राज्य हैं जिनकी आबादी 5 से 10 हज़ार से ज़्यादा नहीं थी। इन सभी ने उसके आगे समर्पण कर दिया। इसके बाद वो पहुंचा चिनाब के तट पर। ग्रीक्स इसे एसेजनीज नाम से बुलाते थे, जिसका मतलब होता है रिवर ऑफ हीलिंग। चिनाब पार कर सिकंदर की मुलाकात एक और पोरस से हुई। ग्रीक इतिहासकारों के अनुसार ये पहले पोरस का भाई था, लेकिन अपने भाई की तरह बहादुर नहीं था। उसने आसानी से सिकंदर को अपना राज्य सौंप दिया। सिकंदर का प्लान आगे बढ़ते रहने का था। वो पूरे भारत को जीतना चाहता था। हालांकि इस प्लान में एक दिक्कत थी। सिकंदर को ये नहीं पता था कि पंजाब के आगे भी कोई भारत है। सिकंदर के सलाहकारों, यहाँ तक कि उसके गुरु अरस्तु तक को ये नहीं पता था कि इसके आगे भी भारत है और गंगा जैसी कोई नदी है। लगभग 280 ईसा पूर्व ग्रीक इतिहासकार मेगास्थनीज ने सबसे पहले गंगा नदी और इसके आसपास के इलाकों का जिक्र अपने लेखों में किया, लेकिन उनको ये जानकारी सिकंदर के भारत अभियान से नहीं बल्कि अपनी भारत यात्रा के अनुभवों से मिली। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के समय पर भारत आया था। सिकंदर को असली भारत का कुछ पता नहीं था। ग्रीक इतिहासकार एरियन अपनी किताब द नेबेसिस ऑफ अलेक्जेंडर में लिखता है, सतलज के पार एक ऐसा भारत है जहाँ की ज़मीन बहुत उपजाऊ है, जहाँ बेहतर राज्य हैं, इनकी सेनाएं बहुत शक्तिशाली हैं, जिनमें हज़ारों हाथी शामिल हैं। ये सुनकर सिकंदर हालांकि घबराया नहीं, वो और आगे जाना चाहता था। हालांकि उसकी सेना ठीक इसी वक्त पर कुछ और सोच रही थी। प्लूटार्क लिखता है, सितंबर की फौज ने स्थानीय लोगों से कुछ कहानियां सुनी। उन्हें पता चला आगे एक रेगिस्तान है जिसे पार करने में 12 दिन लगते हैं। इसके बाद गंगा नदी शुरू होती है। गंगा के पार एक राज्य है जिसके पास 2 लाख पैदल सिपाही, 2000 रथ और 4000 हाथी हैं। सिकंदर ने ये कहानियां सुनी और इस बाबत पोरस से सलाह भी ली। पोरस ने उसे बताया कि ये कहानियां सही हैं। ग्रीस इतिहासकारों के अनुसार गंगा की तराई में 2 ताकतवर राज्य थे, जिनमें से एक संभवतः मगध रहा होगा। सिकंदर हालांकि इनके बारे में सुनकर और उत्साह से भर गया। प्लूटार्क के अनुसार उसका मानना था जब तक जीतने को जमीन है, अभियान खत्म नहीं हो सकता। हालांकि उसकी सेना इस लंबे अभियान से पस्त हो चुकी थी। 8 साल से लोग घर परिवार से दूर थे, थक चुके थे, इसलिए उन्होंने इरादा किया वे आगे बढ़ने से इनकार कर देंगे। अगले कुछ दिन सैनिक आपस में गुपचुप बातें करते रहे, लेकिन सिकंदर से किसी ने कुछ नहीं कहा। बड़ा सवाल था, बिल्ली को घंटी कौन बांधेगा? सिकंदर से बात कहने की हिम्मत किसी के पास नहीं थी। सिकंदर को जब एहसास हुआ कि उसके कमांडर आजकल चुप-चुप रहने लगे हैं, उनमें पहले जैसा उत्साह नहीं, उसने उन सभी को बुलाया और एक ज़बरदस्त स्पीच दी। उसने कहा, ये तुम्हारी ज़मीन है, तुम इसके शत्रक हो, आगे बढ़ो और जीत लो। सिकंदर के एक इशारे पर हाहाकार मचा देने वाले सैनिक उस रोज चुप थे। कोई कुछ नहीं बोला। सिकंदर ने उससे पूछा, क्या हुआ,
क्या मुझसे कोई गलती हुई है? ये सुनकर भी कोई कुछ नहीं बोला। अंत में कोइनस नाम के एक जनरल ने हिम्मत की और पूरी सेना की तरफ से सिकंदर के सामने बोला। उसने कहा, लोग थक चुके हैं, वापस जाना चाहते हैं। इतना सुनकर ही सैनिकों ने ताली बजानी शुरू कर दी। कोइनस ने आगे बोलना जारी रखा। उसने सिकंदर से कहा, सैनिक अब लड़ना नहीं चाहते, ऐसे में अगर आप उन्हें ले जाओगे वे पूरे मन से नहीं लड़ेंगे, लेकिन अगर आप तैयार हो तो उन्हें वापस मैसेडोनिया ले जाइए। आप भी अपनी माँ से मिल सकेंगे, ग्रीस में अपना राजकाज देख सकेंगे। इसके बाद अगर आप चाहें तो एक नई तैयार फौज के साथ अपना अभियान दोबारा शुरू कर सकते हैं। सिकंदर अपनी इच्छा के विरुद्ध कुछ सुनने का आदी नहीं था। उस दिन भी वो बहुत नाराज हुआ। उसने मीटिंग बीच में छोड़ दी, वापस अपनी टेंट की तरफ लौट गया। प्लूटार्क के अनुसार अगले 3 दिन तक वो अपनी टेंट में ही रहा। ना उसने किसी से मुलाकात की, ना कुछ खाया पिया। उसे उम्मीद थी उसके सैनिक उससे माफ़ी मांगने आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अंत में सिकंदर को अपने सैनिकों की बात माननी पड़ी और वो वापस ग्रीस लौटने के लिए तैयार हो गया। कई ग्रीक इतिहासकार ये आशंका जाहिर करते हैं कि शायद सिकंदर खुद ही लौट जाना चाहता था, इसलिए उसने इसका दोष अपनी सेना के ऊपर मढ़ दिया। हुआ जो भी हो, ये सच है कि सेना के विरोध जताने के बाद सिकंदर वापस लौटने को तैयार हो गया था। 325 ईसा पूर्व में सिकंदर ने वापस घर लौटने की यात्रा शुरू की। वापस लौटने के बाद वो एक बार फिर झेलम नदी की तरफ बढ़ा। रास्ते में जो भी राज्य आए उन्होंने ग्रीक फौज को रास्ता दे दिया, लेकिन चेनाब नदी के पास 2 राज्य ऐसे थे जो सिकंदर के विरोध में खड़े हो गए। अनुमान के तौर पर ये राज्य आज के पाकिस्तान के मुल्तान में थे, हालांकि पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता। बहरहाल सिकंदर का विरोध करने वाले एक राज्य का नाम था मल्ली। मल्लियों ने एक दूसरे राज्य के साथ मिलकर प्लान बनाया कि वो सिकंदर को आगे बढ़ने नहीं देंगे। हालांकि सिकंदर को इस प्लान की खबर पहले से लग गई, इसलिए उसने 2 राज्यों की सेना के साथ आने से पहले हमला कर दिया। मल्लियों की सेना शहर की सीमा पर खड़ी थी। सिकंदर की फौज ने उन पर हमला किया तो वो सामना नहीं कर पाए और पूरे शहर ने एक किले में शरण ले ली। सिकंदर की सेना किले के पास पहुंची। उसकी दीवारें काफ़ी ऊंची थी, इसलिए सेना ने सीढ़ियों का इस्तेमाल किया। सेना ऊपर चढ़ी रही थी। ये एक अजीब सी घटना हुई। सिकंदर कभी अपनी सेना को आगे नहीं करता था, बल्कि खुद सबसे आगे जाकर लड़ता था। इसलिए मल्लियों के किले पर चढ़ाई करने के लिए सिकंदर खुद एक सीढ़ी पर चढ़ गया। उसके हाथ में शील्ड थी और उसके 2 सैनिक उसके पीछे सीढ़ी के निचले पायदानों पर थे। सिकंदर जिस पायदान पर खड़ा था, अचानक सीढ़ी वहां से टूट गई। बाकी सैनिक नीचे गिर गए, जबकि सिकंदर खुद दीवार से लटक गया। बड़ी मुश्किल से वो दीवार पर चढ़ा, लेकिन इतने में उस पर किले के अंदर से तीरों की बारिश होने लगी। ये देखकर उसकी सेना घबरा गई। सैनिक नीचे थे। सिकंदर को बचाने के लिए वो जल्दबाजी में ऊपर चढ़ने की कोशिश में लगे थे कि तभी उन्होंने देखा एक तीर आया और सीधा जाकर सिकंदर की छाती में घुस गया। सेना में खलबली मच गई। बड़ी मुश्किल से सिकंदर का और सिकंदर के ऊपर गिरते तीरों को रोकता रहा। सिकंदर हालांकि गंभीर रूप से घायल जमीन पर पड़ा था। कि देखकर उसकी आर्मी में ऐसा गुस्सा फूटा कि बदले की आग में सैनिकों ने किले के दरवाजे तोड़ डाले और किले के अंदर घुस गए। रास्ते में जो भी आया मार डाला गया। सैनिकों ने औरतों और बच्चों को भी नहीं बख्शा। अंत में मल्लियों को हराकर उनके राज्य पर कब्जा कर लिया। सिकंदर की जान बच गई, लेकिन उसके एक फेफड़े में एक गंभीर घाव हो चुका था। सैनिकों ने उसे पहले भी घायल होते देखा था, लेकिन इस बार मामला सीरियस था। सिकंदर के सीने से लगातार खून बह रहा था। एक जनरल ने चीरा लगाकर उसके सीने से तीर निकाला और उसकी मरहम पट्टी की। अगले 1 हफ्ते तक सिकंदर जिंदगी और मौत के बीच झूलता रहा। ग्रीक इतिहासकार एरियन लिखता है, लगभग 4 दिन बाद आर्मी में अफवाह फैल गई कि सिकंदर मर चुका है। उनके हौसले पस्त हो गए। उन्हें शक होने लगा कि वो कभी वापस अपने घर नहीं जा पाएंगे। कौन उन्हें वापस ले जाएगा? सेनापति ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि सिकंदर ठीक है, आराम कर रहा है, लेकिन सैनिकों को इस पर भी कोई यकीन नहीं हुआ। उन्हें लगा सिकंदर की मौत की खबर उनसे छिपाई जा रही है। एरियन आगे लिखता है, सिकंदर को जब ये बात पता चली तो उसे इस बात की चिंता हुई कहीं इस अफवाह से सेना में आंतरिक विद्रोह न फैल जाए। इसलिए उसने फैसला किया कि वो सेना को अपने जिंदा होने का सबूत देगा। उसने एक नाव में बैठकर रावी नदी पार करने का फैसला किया। नदी के किनारों पर सेना का कैंप था। उसे लगा सैनिक उसको देख पाएंगे तो उन्हें यकीन हो जाएगा कि वो जिंदा है। सेना को जब ये बताया गया सिकंदर उनसे मिलने आ रहा है, खुशी की लहर दौड़ गई। हालांकि कई इसके बाद भी मानने को तैयार नहीं थे। उन्हें लगा नाव में एक लाश को खड़ा किया गया है। हालांकि जैसे ही सिकंदर रावी के किनारे पहुंचा, उसने अपना हाथ ऊपर उठाया। ये देखते ही सारी आर्मी खुशी से नाचने लगी। सिकंदर नाव से उतरा। उसके पास एक घोड़ा लाया गया, जिसमें बैठकर वो पास के टेंट की तरफ बढ़ा। उसे घोड़े पर चढ़ता देखकर सैनिकों ने भगवान को धन्यवाद दिया। कई सैनिक खुशी से रोने लगे। वे खुश थे कि उनका राजा जिंदा था और अब वो ही उन्हें उनके घर वापस ले जाएगा। सिकंदर ने इसके बाद वापसी की यात्रा जारी रखी। भारत में हालांकि उसके सामने कुछ और चुनौतियां भी आईं। मकरन यानी आज के बलूचिस्तान के दक्षिणी छोर के पास सिकंदर की फौज का सामना एक बड़ी रेगिस्तान से हुआ। इस यात्रा में उसके बहुत सारे सैनिक मारे गए। लोग भूखे प्यासे थे। रेगिस्तान में पानी की एक बूंद मिलनी मुश्किल थी।
किस्सा, एक रोज़ एक सैनिक दौड़ता हुआ सिकंदर के पास आया। उसके हाथ में एक हेलमेट था जिसमें पानी भरा हुआ था। सिकंदर ने हेलमेट हाथ में लिया और सारा पानी कहते हुए नीचे गिरा दिया कि मेरी सेना प्यासी है तो मैं कैसे पानी पी सकता हूँ। सिकंदर की यात्रा में ऐसे अनेकों किस्से हैं। भारत से लौटकर वो पर्शिया पहुंचा, वहाँ से बेबीलोन गया। कहानियाँ कहती हैं मल्ल युद्ध में उसे जो तीर लगा था उसकी वजह से वो बहुत कमज़ोर हो गया था। भारत से वापसी के 3 साल बाद 323 ईसा पूर्व में उसकी मौत हो गई। तब उसकी उम्र मात्र 32 साल थी। सिकंदर की कहानी को और बेहतर जानना चाहते तो जाते जाते कुछ किताबें रेकमेंड आपको कर देते हैं जिनकी मदद हमने इस एपिसोड के लिए ली है। पहली किताब एलेक्जेंडर द ग्रेट, द मर्जिंग ऑफ ईस्ट एंड वेस्ट इन यूनिवर्सल हिस्ट्री, जिसे यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के प्रेसिडेंट रह चुके बेंजामिन व्हीलर ने लिखा था। इसके अलावा एक एंथनी एवरेट की किताब है एलेक्जेंडर द ग्रेट, और इसी नाम से एक और किताब है जिसे फिलिप फ्रीमैन ने लिखा है। इसी के साथ आज के एपिसोड को यहीं समाप्त करते हैं। इसी के साथ आज का एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। ये तमाम जानकारी आपके लिए लेकर आए थे हमारे साथी कमल भट्ट। देखते रहिए द लंदन टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया।